लोकज्ञान 365 के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आपका लीगल लिसनिंग पार्टनर ऑन द गो। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से की गहराई में उतरने जा रहे हैं जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। हम बात कर रहे हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार की, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल्स 32 से 35 तक। बिल्कुल। ये सिर्फ अधिकार नहीं है, बल्कि हमारे बाकी सभी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके रक्षक हैं। सही कहा। एक बहुत प्रसिद्ध कानूनी कहावत है, यूबी यूस ईबी रेमेडियम, जिसका मतलब है जहां अधिकार है वहां उपचार है। एग्जैक्टली। जरा सोचिए, अगर किसी को अधिकार तो दे दिए जाएं, लेकिन उन्हें लागू करवाने का कोई तरीका ही ना हो तो वो अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे कुछ शब्द रह जाएंगे। बिल्कुल। आर्टिकल 32 इसी उपचार की, इसी रेमेडी की गारंटी देता है। तो चलिए इस हृदय और आत्मा को परत दर परत समझते हैं। आर्टिकल 32 में असल में है क्या? इसे हम 4 हिस्सों में देख सकते हैं। क्लॉज 1 वो हर नागरिक को ये गारंटी देता है कि अगर उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जाने का ये अधिकार खुद एक मौलिक अधिकार है। हाँ, यही तो इसकी खूबसूरती है। ये तो गार्ड के ऊपर भी एक सुपर गार्ड रखने जैसी बात हो गई। बिल्कुल। अब आता है क्लॉज 2, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए निर्देश, मतलब डायरेक्शंस, आदेश, ऑर्डर्स या रिट्स जारी कर सकता है। अच्छा, यही वो 5 मशहूर रिट्स हैं? जी, संविधान में 5 तरह की रिट्स का जिक्र है: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शोरारी और को वारंटो। ठीक है। और क्लॉज 3? क्लॉज 3 पार्लियामेंट को ये शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर किसी और कोर्ट को भी ये रिट्स जारी करने की शक्ति दे सकती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या पार्लियामेंट ने आज तक इस शक्ति का इस्तेमाल किया है? नहीं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आज तक पार्लियामेंट ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया। ऐसा क्यों? क्या इसकी कोई खास वजह है? देखिए, एक तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स के पास पहले से ही रिट जारी करने की शक्ति है, और उनका दायरा तो सुप्रीम कोर्ट से भी मतलब एक तरह से बड़ा है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि हाई कोर्ट्स मौलिक अधिकारों के अलावा दूसरे कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं, तो शायद जरूरत ही महसूस नहीं हुई। समझ गया। और क्लॉज 4? क्लॉज 4 कहता है कि इस आर्टिकल के तहत दिए गए अधिकार को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, सिवाय उन परिस्थितियों के जिनका जिक्र संविधान में ही है, जैसे कि इमरजेंसी। लेकिन यहाँ भी एक बारीकी है ना? बिल्कुल है। इमरजेंसी में आपका अधिकार खत्म नहीं होता, बस उस अधिकार के हनन के खिलाफ कोर्ट जाने का जो उपचार है, जो रेमेडी है, वो अस्थायी रूप से निलंबित हो सकता है। मतलब अधिकार जीवित है, बस दरवाजा कुछ समय के लिए बंद है। एकदम सही। चलिए, तो अब उन 5 रिट्स पर आते हैं। ये सुनने में बहुत भारी लगते हैं, एक एक करके इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है टू हैव द बॉडी, यानी शरीर को प्रस्तुत करो। टू हैव द बॉडी? हाँ, अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में, मतलब इल्लीगल डिटेंशन में रखा गया है, तो कोर्ट ये रिट जारी करके हिरासत में रखने वाली अथॉरिटी को आदेश देती है कि उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश किया जाए। और हिरासत का कारण बताया जाए? बिल्कुल, और कारण भी बताना होगा। यानी अगर किसी को बिना वजह पुलिस पकड़ ले तो ये रिट काम आएगी? बिल्कुल, और ये रिट सरकारी और निजी दोनों तरह की हिरासत के खिलाफ जारी हो सकती है। अच्छा, प्राइवेट डिटेंशन के खिलाफ भी? हाँ, और जरूरी नहीं कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति ही अर्जी दे, उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार भी दे सकता है। कमाल है। मैंने सुना है इसे सुप्रीम कोर्ट का एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं। सही सुना है। इसका मतलब है कि जेल से भेजा गया एक पोस्ट कार्ड भी रिट पिटिशन माना जा सकता है। न्याय के लिए कोई फॉर्मल अर्जी की जरूरत नहीं। ये तो बहुत पावरफुल है। अगला है मैंडेमस। इसका क्या मतलब है? मैंडेमस का मतलब है वी कमांड, यानी हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं। जी, जब कोई सरकारी अधिकारी, कोई पब्लिक बॉडी या सरकार अपनी कोई कानूनी या सार्वजनिक ड्यूटी, पब्लिक ड्यूटी करने में नाकाम रहती है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये रिट जारी करके उसे वो काम करने का आदेश दे सकती है। मतलब एक तरह से कहना है कि
ये आपकी जिम्मेदारी है, इसे पूरा करो। एग्जैक्टली तो क्या ये किसी को कुछ गलत करने से रोकने के लिए भी हो सकती है? हाँ, ये किसी अधिकारी को ऐसा काम करने से रोकने के लिए भी जारी की जा सकती है जो उसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो ये करने और ना करने दोनों के लिए है? जी, लेकिन ये निजी व्यक्तियों या कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी जिम्मेदारियों पर लागू नहीं होती और ना ही राष्ट्रपति या गवर्नर के खिलाफ जारी की जा सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रोहिबिशन और सर्शुरारी की। इन्हें अक्सर साथ में समझा जाता है, क्यों? इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका एक कहावत है, इलाज से बेहतर रोकथाम है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल, प्रोहिबिशन रोकथाम है और सर्शुरारी इलाज है। ये अच्छी एनालॉजी है। देखिए, प्रोहिबिशन का मतलब है रोकना। जब कोई निचली अदालत या ट्रिब्यूनल अपने अधिकार क्षेत्र से, अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई कर रहा हो, तो ऊपरी अदालत प्रोहिबिशन रिट जारी करके उसे ऐसा करने से रोक देती है। मतलब ये तब होता है जब मामला चल रहा हो। हाँ, प्रोसीडिंग इज पेंडिंग। और सर्शुरारी? सर्शुरारी का मतलब है टू बी सर्टिफाइड। जब निचली अदालत अपना फैसला सुना चुकी हो और वो फैसला अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर या प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन करके दिया गया हो, तो ऊपरी अदालत सर्शुरारी रिट के जरिए उस फैसले को रद्द कर देती है, मतलब क्वॉश कर देती है। अच्छा, तो एक फैसला होने से पहले रोकता है और दूसरा गलत फैसला होने के बाद उसे ठीक करता है। बिल्कुल सही समझे। और आखिरी रिट को वारंटो। को वारंटो का शाब्दिक अर्थ है बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी किस अधिकार से। किस अधिकार से? जी, ये रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद पर, पब्लिक ऑफिस पर काबिज हो। जैसे कि कोई उदाहरण? मान लीजिए किसी पद के लिए एक खास क्वालिफिकेशन चाहिए और कोई व्यक्ति बिना उस क्वालिफिकेशन के उस पद पर बैठ गया है, तो कोर्ट इस रिट के माध्यम से उस व्यक्ति से पूछती है कि वो किस अधिकार से उस पद पर है। और अगर जवाब संतोषजनक ना हो? अगर उसका दावा गैर कानूनी पाया जाता है तो उसे पद से हटा दिया जाता है। तो इन रिट्स के अलावा एक और बहुत बड़ा विकास हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी PIL। इसका क्या महत्व है? इसका बहुत ज्यादा महत्व है। पारंपरिक रूप से कानून का एक सिद्धांत था लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी? हाँ, जिसका मतलब था कि केवल वही व्यक्ति कोर्ट जा सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो, मतलब अ पर्सन अग्रीव्ड। तो PIL ने इसे बदल दिया। PIL ने इस नियम को उदार बनाया। मतलब अब कोई भी किसी के लिए भी कोर्ट जा सकता है? हाँ, कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड व्यक्ति या कोई सामाजिक संगठन उन लोगों या समूह के अधिकारों के लिए कोर्ट जा सकता है जो गरीबी या किसी अन्य वजह से खुद कोर्ट नहीं पहुंच सकते। जैसे बंधुआ मजदूरों की आज़ादी, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना। इन जैसे कई मामलों में PIL एक शक्तिशाली हथियार साबित हुआ है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस में तो एक खत को ही PIL मानकर कार्रवाई की गई थी। वाह, तो ये तो न्याय तक पहुंच को, एक्सेस टू जस्टिस को बहुत डेमोक्रेटाइज करता है। बिल्कुल। चलिए अब इस हिस्से के आखिरी आर्टिकल्स को भी संक्षेप में देख लेते हैं। आर्टिकल 33 क्या कहता है? आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को ये शक्ति देता है कि वो सशस्त्र बलों, आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सके। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों जरूरी है? ताकि अनुशासन और कर्तव्य का पालन सुनिश्चित हो सके। एक सैनिक या पुलिस अधिकारी को कुछ खास नियमों का पालन करना होता है जो आम नागरिक पर लागू नहीं होते। सही बात है। और आर्टिकल 34? ये मार्शल लॉ से संबंधित है। मार्शल लॉ? हाँ, अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है तो उस दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए किसी भी काम के लिए पार्लियामेंट कानून बनाकर किसी भी सरकारी कर्मचारी को कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान कर सकती है। एक तरह से उन्हें इंडेमनिफाई कर सकती है। जी, इंडेमनिफाई कर सकती है। और अंत में आर्टिकल 35? आर्टिकल 35 ये सुनिश्चित करता है कि कुछ मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास होगी, राज्यों की विधानसभाओं के पास नहीं। ऐसा क्यों? यूनिफॉर्मिटी के लिए। एकदम सही, ताकि पूरे देश में एक जैसा कानून हो। जैसे आर्टिकल 17 के तहत छुआछूत या आर्टिकल 23 के तहत बंधुआ मजदूरी के लिए सजा का कानून सिर्फ संसद बना सकती है। ताकि ऐसा ना हो कि एक राज्य में सजा ज्यादा हो और दूसरे में कम। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर संविधान हमें सिर्फ अधिकार नहीं देता, बल्कि आर्टिकल 32 के रूप में उन अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत और गारंटीड उपाय भी देता है। ये सच में हमारे लोकतंत्र की धड़कन है। और एक विचारणीय प्रश्न ये भी है कि जिस PIL को गरीबों और वंचितों तक न्याय पहुंचाने के लिए बनाया गया था, क्या आज उसका दुरुपयोग पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में हो रहा है? हाँ, ये बात तो उठती है। न्याय तक पहुंच और व्यवस्था के दुरुपयोग के बीच संतुलन बनाना
आज की न्यायपालिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। एक तरफ एक्सेस टू जस्टिस है और दूसरी तरफ सिस्टम का मिसयूज। इस पर सोचना जरूरी है। अगर आप और जानना चाहते हैं या आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट करें और नए अपडेट्स के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब